एक पकौड़ी बेचने वाला कैसे बन गया दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति? धीरूभाई अंबानी। नाम तो सुना ही होगा, तो चलिए आज बात करते हैं धीरूभाई अंबानी के बारे में, जो कैसे पकौड़ी बेचने वाले से बन गए भारत के सबसे अमीर व्यक्ति। तो धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 में गुजरात के जूनागढ़ में हुआ था। पिता का नाम हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी है और जमुनाबेन माता का नाम था। धीरूभाई का पूरा नाम धीरज लाल हीरालाल अंबानी था। धीरूभाई के पिता एक शिक्षक थे। धीरूभाई अपने घर के दूसरे बेटे थे। कहा जाता है कि धीरूभाई अंबानी ने अपना बिजनेस गिरनार की पहाड़ियों पर तीर्थयात्रियों को पकौड़े बेचकर किया था। फैमिली की कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए धीरूभाई ने ओनली हाई स्कूल तक पढ़ाई कंप्लीट करी थी। जब वो 5 साल के थे, उसके बाद की पढ़ाई उन्होंने बहादुर खानजी स्कूल से की थी। घर पर कुल 5 बच्चे थे और जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे, घर का खर्चा स्कूल की सैलरी से चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, तो धीरूभाई ने पढ़ाई छोड़कर काम करने की सोची। धीरूभाई के पिता हीराचंद अंबानी को उनका ये फैसला पसंद नहीं आया। उन्होंने अपने बेटे को समझाने की पूरी कोशिश की, पर धीरूभाई नहीं माने। ऐसे बेटे की जिद के आगे पिता को झुकना ही पड़ा। उसके बाद धीरूभाई काम की तलाश में इधर उधर घूमने लगे। घूमते घूमते वो एक मंदिर में पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि वहां बहुत ही तादाद में लोगों की भीड़ लगी है। तो क्या धीरूभाई इसके बारे में पंडित जी से पूछने गए। जो सूना रहने वाला वो जो मंदिर था, लोगों की भीड़ से आज कैसे भरा हुआ है। पंडित जी ने बताया कि हर फरवरी में यहाँ किसी प्राचीन मान्यता के चलते लोगों की भीड़ बड़ी तादाद में लगती है। अब क्या धीरूभाई की दिमाग की घंटी बजी। उन्होंने सोचा कि ये लोग यहाँ आते हैं, इतनी भीड़ लगती है तो इंतजार में भी खड़े रहते होंगे, और इंतजार में भूख बड़ी लगती है। तो यही सोचकर धीरूभाई ने वहाँ पकौड़े की स्टॉल लगा ली और वहाँ पकौड़े बेचने लगे। तो पहले पहले तो सब ठीक रहा, लेकिन जैसे जैसे पंडित जी ने बताया था कि फरवरी के महीने में ये भीड़ लगती है, तो जैसे जैसे लोगों की भीड़ कम होती गई, उनकी आमदनी भी ना के बराबर होने लगी। उसके बाद उन्होंने पकोड़े की दुकान हटा दी और जब वो 16 साल के थे, तब वो एडन यमन चले गए, क्योंकि उस वक्त बहुत से लोग वहाँ जाना पसंद करते थे, क्योंकि वहाँ की आमदनी ज़्यादा होती थी। एडन में उन्होंने ABC करके पेट्रोल पंप पर काम किया। वो उनकी पहली नौकरी थी। वहाँ उनकी सैलरी 300 रुपये मंथली थी। उन्होंने वहाँ काम किया और साथ साथ लोगों के साथ अच्छा बर्ताव किया। उन्हें बार बार कन्विंस किया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसों में यहाँ से पेट्रोल भराए। इसी तरह 2 साल बीत गए और पेट्रोल पंप में और ज़्यादा भीड़ लगने लगी। 2 साल के बाद उनके इस काम को देखते हुए पेट्रोल पंप पर उनको मैनेजर की पोस्ट दे दी गई। अब प्रमोशन हो जाने के बाद में पेट्रोल पंप पर काम करने के बाद भी धीरूभाई के पास बहुत सारा टाइम बचता था, तो उन्होंने सोचा कि इस टाइम को यूटिलाइज करते हैं, और उन्होंने एक खाली टाइम पर एक और जॉब करने की सोची। देन उसके बाद एक जगह पर वो क्लर्क के तौर पर काम करने लगे। अब चूंकि हर इंडियन की एक आदत होती है, अब इस आदत कहे या कमजोरी, हम किसी भी जगह जाते हैं तो चाय पीना कभी नहीं छोड़ते हैं, और धीरूभाई भी एज यूजुअल चाय के दीवाने थे। अब वैसे तो चाय पीने के धीरूभाई के पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो रोड साइड पर 10 पैसे की चाय पिए, या फिर 5 स्टार होटल में वही चाय 1 रुपए में पिए। अब आपके और मेरे जैसे लोग यही सोचेंगे कि 10 पैसे की चाय पीना ज़्यादा बेटर है, बिकॉज पैसे बचेंगे। लेकिन धीरूभाई ने ठीक उसका उल्टा किया। धीरूभाई ने 1 रुपए की चाय के लिए वो रोज 5 स्टार होटल में जाने लगे और वहां जाकर आसपास के अमीर लोगों को देखते और सुनते, और उन्हें ऐसे ही ऑब्जर्व करते रहे कि कैसे वो इतने अमीर हो गए। वो ऐसे ही काम करते रहे और यमन के अमीर लोगों को ऑब्जर्व करते रहे। 1958 में धीरूभाई वापस अपने घर आ गए थे। जब पिता को पता चला कि वो नौकरी छोड़कर आए, तो वो बहुत गुस्सा हुए। रिश्तेदारों को जब पता चला तो उनकी बहुत हंसी उड़ाई गई, लेकिन धीरूभाई ने ये सब सहा, बिकॉज वो कुछ बड़ा करने की ठान चुके थे। यमन से वापस आकर कुछ टाइम बाद ही उन्होंने कोकिला बहन से शादी कर ली और अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो वापस मुंबई चले गए। 1958 में उन्होंने 50,000 की पूंजी के साथ में रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन नाम से एक ऑफिस खोला। मसालों का व्यापार करने लगे। कुछ समय के बाद उन्हें पता चला कि मसालों के बजाय अगर वो सूत का बिजनेस करते हैं तो उनको ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये थी कि उनके पास बिजनेस स्टार्ट करने के लिए काफ़ी पैसे नहीं थे। तब उन्होंने अपने कज़न चंपकलाल दमानी के साथ मिलकर बिजनेस को स्टार्ट किया। वहाँ पे उनके साथ यमन में भी रहते थे। तो जब उन्होंने इस इंडस्ट्री में एंटर करने का ट्राई किया, तब उनको पता चला कि यहाँ पर यूनियन बने हुए हैं। मतलब वहाँ बिजनेसमैन थे जो कि सूद का बिजनेस करते थे, उन्होंने गुट बना के रखे हुए थे, जो कि नए बिजनेसमैन को बिजनेस करने से रोक देते थे। और अगर किसी नए बिजनेसमैन को अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना होता था, तो पहले वो यूनियन के एक लीडर से परमिशन लेनी होती थी। और इस तरह से बिजनेस स्टार्ट करने में धीरूभाई ने काफ़ी चैलेंजिंग को फेस किया था। काफ़ी हाथ पैर मारने के बाद उनको ये परमिशन तो मिल गई, बट उनको ये बाद में पता चला कि जिस फैक्ट्री में वो सूत खरीद रहे हैं, उन्होंने भी एक यूनियन बना रखा है,
जहाँ वो लोग जिसको प्रोडक्ट बेचते थे उनका भी एक अलग से यूनियन बना हुआ है। इस तरह से ये सब मिलकर बीच के जो व्यापारी होते थे उनका पैसा खा जाते थे, बिकॉज पहले जो सूद बेच रही थी वो महंगे में बेचती है और जो खरीद रहे थे वो सस्ते में खरीद रहे थे, और नुकसान हो रहा था धीरू भाई और उनके जैसे कई वर्कर्स का। ये सब देखने के बाद धीरू भाई ने बहुत बड़ा स्टेप लिया। उन्होंने अपने यूनियन के सभी मेंबर्स को इकट्ठा किया और कन्विंस किया कि हम सब फैक्ट्री से सस्ते में माल उठाएगी और महंगे में बेचेगी, ताकि हमें भी अपने हक का पैसा मिले, फुल ऑफ प्रॉफिट मिले। हालांकि वहाँ के जो पुराने व्यापारी थे वो थोड़ा सा नाराज हो गए और इसलिए उन्होंने एक आईएएस ऑफिसर को पैसे देकर उनकी जगह पर ताला लगवा दिया, जहाँ वो खरीदारी के लिए बोली लगाया करते थे। तो फिर क्या था, धीरू भाई का भी दिमाग कुछ कम थोड़े ना है। तो जब उन्होंने अपनी जगह पर ताला लगा हुआ देखा तो अपना विरोध जताने के लिए यूनियन के सारे मेंबर्स के साथ मिलकर अपना सारा सामान आईएएस ऑफिसर के घर के सामने रखवा दिया। अब बस कुछ ही घंटों में उस आईएएस ऑफिसर के घर पर एक बड़े से ऑफिसर आने वाले थे, और अगर वो घर के सामने बिखरी बोरियों को देख लेते तो उस आईएएस ऑफिसर के बारे में उनको पता चल जाता। इसलिए इस आईएएस ऑफिसर ने अपनी नौकरी बचाने के लिए और अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ ही मिनटों में आईएएस ऑफिसर ने धीरू भाई की जगह का ताला खुलवा दिया। धीरू भाई समेत बाकी के जो लोग थे उनका कारोबार फिर से शुरू हो गया। बहुत टाइम तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था, धीरू भाई अंबानी का कारोबार तरक्की पे था। लेकिन कुछ टाइम बाद में चंपकलाल धमानी और धीरू भाई के बीच में डिस्प्यूट होने लगा। एक्चुअली दोनों का ही बिजनेस माइंडसेट बिल्कुल अलग अलग था। सो 1965 में चंपकलाल और धीरू भाई दोनों का पार्टनरशिप खत्म करने की सोची, देन वो अलग हो गए। 1966 में धीरू भाई अंबानी ने गुजरात के नरोदा में टेक्सटाइल मिल शुरू की। देन वो वहां से उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसी टाइम पे सरकार ने रिप्लेनिशमेंट लाइसेंस लेकर आई, जिसके तहत व्यापारी जो होते वो बाहर के देशों से सस्ते फैब्रिक मंगा तो सकते थे, बट उन्होंने ये शर्त रखी थी कि इससे कुछ नया बनाकर वो दूसरे देश में एक्सपोर्ट करना भी होगा। यहाँ पर धीरू भाई अंबानी ने चालाकी दिखाते हुए अपनी सारी सेविंग से विदेशी फैब्रिक खरीद लिया और फिर इससे तरह तरह के आउटफिट बनाना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि टी शर्ट, शर्ट, शॉल भी बनाने लगे। इस काम के लिए जो ब्रांड नेम रखा गया था वो विमल था, जो कि उनके बड़े भाई रमणीक लाल अंबानी के बेटे विमल अंबानी के नाम पर रखा गया था। मशीनें तो लग गई थी, कपड़ों का प्रोडक्शन भी शुरू हो गया था, लेकिन उसको मार्केट में जाने से रोकने के लिए बाकी के जो टेक्सटाइल वालों ने एक चाल चली। एक्चुअली उन्होंने अपने सारे रिटेलर को ये कहा कि अगर वो धीरू भाई अंबानी से माल खरीदते हैं तो उनका आगे से माल नहीं देंगे। लेकिन टेक्सटाइल वालों की चालाकी से धीरू भाई अंबानी रुके नहीं। धीरू भाई अंबानी ने पूरे देश में घूमे और रिटेलर को ये विश्वास दिलाया कि वो माल उन्हीं से खरीदे। अगर मुनाफा होगा तो वो अपने पास रखे, अगर उनको नुकसान होगा तो वो धीरू भाई अंबानी के पास आए। धीरू भाई की ये बात व्यापारियों को भा गई और उन्होंने उनसे जमकर खरीदारी भी की। अब जो पॉलिएस्टर की क्वालिटी मार्केट में मौजूद पॉलिएस्टर से काफी अच्छी थी, तो इसलिए विमल की जो डिमांड थी वो काफी ज्यादा होने लगी। और एक टाइम तो ऐसा आया जब एक दिन में देश भर में विमल के 100 शोरूम ओपन हो गए थे और विमल इस टाइम का नंबर 1 पॉलिएस्टर ब्रांड बन गया था। इसके अलावा जब वर्ल्ड बैंक के टीम ने धीरू भाई के नरोदा स्थित कपड़ा मिल का इंस्पेक्शन किया था, तब उन्होंने इसे इंडिया का बेस्ट टेक्सटाइल मिल कहा। लेकिन ये जो सफ़र था धीरू भाई अंबानी के लिए भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि जब उनके कॉम्पिटिटर को ये बात पता चले कि धीरू भाई अंबानी ने रिप्लेनिशमेंट का गलत फायदा उठा रहे हैं, तो उन्होंने धीरू भाई अंबानी पर केस कर दिया। इसके बाद धीरू भाई अंबानी ने सफाई दी कि शर्तों में ये कहाँ लिखा है कि बाहर के देशों से माल मंगाकर 100% प्रोडक्ट को ही एक्सपोर्ट कर देना है। असल में धीरू भाई अंबानी विदेशी फैब्रिक से बनाए गए कपड़ों में से कुछ हिस्सा मार्केट में फौरन ही रवाना कर देते थे और कुछ डोमेस्टिक के लिए रख लेते थे। उनके इस स्ट्रेटेजिक से उनके बिजनेस को काफी फायदा भी हो रहा था। साथ ही में विमल ने देश में ही नहीं विदेश में भी अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब हो गया था। इस एरिया में मिली सफलता के बाद धीरू भाई ने धीरे धीरे और भी कई सेक्टर्स में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया था। 8 मई 1973 में कंपनी का नाम रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन से बदलकर रिलायंस टेक्सटाइल लिमिटेड कर दिया था और इससे 1976 से लेकर 1977 के बीच में इसका जो एनुअल टर्नओवर था वो 70 करोड़ रुपए हो गया था। अब बारी आई जनवरी 1978 में धीरू भाई अंबानी ने, जिन्होंने आज़ाद भारत का पहला आईपीओ लाने का विचार किया और फिर अपनी कंपनी को बॉम्बे और अहमदाबाद स्टॉक पर एक्सचेंज पर लिस्ट कर दिया गया था। 10 रुपये शेयर प्राइस पर 2.8 मिलियन इक्विटी शेयर का आईपीओ शेयर किया गया था, जिस पर इन्वेस्टर ने जमकर भरोसा जताया और फिर 58,000
इन्वेस्टमेंट इनमें इन्वेस्ट भी किया था। इस स्टॉक से लोगों को इतना प्रॉफिट कमाया और इतना पॉपुलर हो गया था कि 1986 में कंपनी की एनुअल शेयर होल्डर मीटिंग रखी गई थी और फिर उस टाइम पर 30,000 से भी ज़्यादा शेयर होल्डर इसमें शामिल हुए थे। क्योंकि इंडियन कॉर्पोरेट हिस्ट्री में ये एक रिकॉर्ड सा बन गया था। कमाल की बात तो ये थी कि उस टाइम पे बॉम्बे में एक भी ऐसा हॉल नहीं था जो कि इतने लोगों की कैपेसिटी को होल्ड कर सके। इसी वजह से इस मीटिंग को मैदान में ऑर्गेनाइज किया गया था। 1980 में धीरूभाई अंबानी ने महाराष्ट्र के पाताल गंगा में पॉलिएस्टर फाइबर धागे का कारखाना खोला और फिर कोशिशों के बाद में तेल के उत्पादन के लिए भी सरकार से लाइसेंस भी ले लिया। इस तरह से एक टाइम पर पेट्रोल पंप पर काम करने वाले धीरूभाई अंबानी ने अपना एक खुद का पेट्रोल पंप खोल लिया था। इसके बाद 19 फरवरी 1986 को जब धीरूभाई को पहला हार्ट अटैक आया, एक्चुअली उन्होंने अपने बेटे मुकेश अंबानी को बताया कि उनकी पीठ में काफ़ी दर्द हो रहा है और इससे पहले कि मुकेश अंबानी उन्हें हॉस्पिटल लेके जाते वो बेहोश हो चुके थे। मुकेश अंबानी उन्हें लेकर अफरा तफरी में हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर्स ने कहा कि अगले 42 घंटे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। इतना सीरियस होने के बाद जब वो उनको होश आया तब उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और उनसे कहा कि बेटा तुम घबराओ मत, परेशान मत हो, मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इस टॉक के बाद में धीरूभाई अंबानी का एक हाथ पैरालाइज हो गया, लेकिन धीरूभाई ने डिसाइड कर लिया था कि ये उनकी वीकनेस नहीं बनेगा। इसलिए लगातार 3 महीने तक उन्होंने बहुत एक्सरसाइज की, अच्छा डाइट लिया और लाइफस्टाइल में भी चेंज किया। इसका असर ये हुआ कि धीरूभाई अंबानी का हाथ पहले जैसे ही काफ़ी हद तक ठीक हो गया था। अब आगे चलकर धीरूभाई एक ऐसी गोल्डन एरा में एंटर हुए गए थे जिसमें उनके बिजनेस कई सारे सेक्टर में तेज़ी से एक्सपेंड हो रहे थे। एक्चुअली 1982 में धीरूभाई अंबानी ने वो करके दिखाया था जो बड़ी बड़ी इंडियन कंपनी सपने में भी नहीं सोचा करती थी। असल में इस साल कंपनी ने ग्लोबल मार्केट में भी फंड जुटाना शुरू कर दिया था और ऐसा करने वाली रिलायंस देश की सबसे पहली कंपनी बन गई थी। धीरूभाई अंबानी ने 9X USA के साथ मिलकर अपनी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड को भारत में शुरू किया। इसके बाद 1998 से 2000 के दौरान धीरूभाई अंबानी ने इंडिया के सबसे बड़े रिफाइनरी केमिकल को गुजरात के जामनगर में ओपन किया और इस टाइम तक धीरूभाई अंबानी का इतना बड़ा नाम हो गया था कि देश सहित विदेशों में भी उनको पॉपुलैरिटी मिलने लगी थी। और ये पॉपुलैरिटी तब और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी जब साल 1996, 1998 और 2000 में, यानी कि 3 साल तक ने एशिया के एक मैगजीन में उनको पावर 50 और मोस्ट पावरफुल पीपल इन एशिया की लिस्ट में शामिल किया गया था। ये इंडिया के बहुत ही गर्व की बात थी और इससे भारत की पोटेंशियल के बारे में बाकी के देशों को भी अंदाज़ा होने लगा था। इतना ही नहीं, 15 जून 1958 को धीरूभाई अंबानी पहले इंडियन बने जिन्हें बेहतरीन लीडरशिप के लिए उन्हें द वार्टन स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की तरफ से एक मेडल से नवाजा गया था। इसके अलावा 1999 में धीरूभाई अंबानी को बिजनेस ऑफ द ईयर से भी सम्मानित किया गया था। 2000 में भी इकोनॉमिक्स टाइम ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था। फ्रेंड्स, कहा तो ये भी जाता है कि धीरूभाई अंबानी को कई अवार्ड्स, कई मेडल मिले थे, लेकिन उनकी सफलता के पीछे उनकी वाइफ कोकिलाबेन का भी हाथ था। क्योंकि धीरूभाई अंबानी जब कोकिलाबेन को इंग्लिश सीखने के लिए कहा था तो वो इंग्लिश सीख भी गई थी और जब भी वो अपना कारोबार कुछ भी स्टार्ट करते थे उससे पहले वो कोकिलाबेन से ज़रूर सलाह मशवरा ज़रूर करते थे। तो इस वजह से कहा जाता है कि उनकी सफलता के पीछे कोकिलाबेन का उतना ही हाथ है जितना कि धीरूभाई अंबानी का रहा है।